This session is being recorded, and this is Sir Seema Rahman, your English language and IELTS instructor. And in today's session, we are focusing on two very important questions which usually come in IELTS reading, blanks and true, false, and not given. आपके पास जो ब्लैंक्स आती है, मैं आपको लाजमी तौर पे बता दूं कि कहीं नहीं गए आपके 15 से 18 नंबर, सिर्फ ब्लैंक से मिलते हैं। और अगर आप ट्रू फॉल्स की बात करेंगे, आज हम अगली इसी के आज की दूसरी एपिसोड होगी ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। इसके अंदर आपको आपके 7-8 मार्क्स कहीं नहीं गए। और अगर आप एकेडमिक वाले हैं तो बेटा आपके 10 मार्क्स कहीं नहीं गए। एकेडमिक वालों को 10 मार्क्स तक मिल जाते हैं। आप इसी सवाल से 2 सवालों से आप 20+ स्कोर कर सकते हैं, यानी कि आपका आधा पेपर ही 2 सवालों से निकल जाता है। जब भी बार बार समझाता हूं कि ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन को अच्छे से प्रैक्टिस करो, ताकि तुम्हारा स्कोर इसी से मेंटेन होगा। बाकी जो सवालात हैं, वो बाकी जो 6 सवालात आते हैं उसमें लगा लो +5 +5 +5, इससे ज्यादा वो मार्क्स नहीं देंगे। कौन कौन से सवाल? एमसीक्यूज तुम्हें +5 देंगे, लिस्ट ऑफ हेडिंग तुम्हें +5 देगी, और मैचिंग इंफॉर्मेशन मैचिंग इंफॉर्मेशन तुम्हें +5 देगी। और साथ में आपके पास एक सवाल और आता है, लिस्ट ऑफ हेडिंग, कभी लिस्ट ऑफ पीपल आ जाता है, मैचिंग इंफॉर्मेशन। एमसीक्यूज +5 कर लो, इसको +5 कर लो, +5, और मैचिंग इंफॉर्मेशन +5। 15 नंबर तुम्हारे यहां से आराम से आप अचीव कर लेते। हो गए 5 सवाल। एक सवाल कौन सा रह गया सर? एक सवाल मैचिंग इंफॉर्मेशन, लिस्ट ऑफ हेडिंग, एमसीक्यूज, और तो कोई भी नहीं रह गया। और एक लिस्ट ऑफ पीपल होता है, वो जिसको मैं छठा सवाल कहता हूँ, लिस्ट ऑफ पीपल। कभी कभार दोनों सवाल आ जाते हैं, दोनों सवाल कभी कभार देखे जाते हैं, और कभी कभार सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल आता है। तो वो +6 +7 करके इस तरह से 5 सवाल आपके 40 मार्क्स आपके पेपर के बन जाते हैं। अब आपके पास इस वक्त ब्लैंक्स है। देखो, ब्लैंक्स को सॉल्व करने के लिए तुम्हें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या आनी चाहिए? स्कैनिंग। तमाम स्टूडेंट्स स्कैनिंग का स्टाइल नोट करें। स्कैनिंग के अंदर आपको कभी भी रीड नहीं करना होता। यू डोंट हैव टू रीड, यू जस्ट हैव टू लुक फॉर द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। आपको एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को तलाश करना होता है। उसके लिए आपको पूरा पैराग्राफ कभी भी नहीं पढ़ना पड़ता। ये जो चार्ट आता है, इस चार्ट को रीड करने का एक स्टाइल होता है। आप कौन कौन सी पॉइंट्स को रीड करेंगे, ये देखिए। यहां पर ऊपर लिखा हुआ है रिस्क फैक्टर्स, यहां लिखा हुआ है एग्जांपल्स ऑफ फार्म एक्टिविटीज, और यहां पर लिखा हुआ है रिस्क रिडक्शन मेजर्स टू कंसीडर। जब भी तुम्हारे पास ब्लैंक्स आए और तुम्हें इस तरह का कोई टेबल बनाकर दे दिया जाए, ये जो ऊपर वाली हेडिंग्स है इन पे नजर रखना। ये हैवी लोड्स, ऑकवर्ड पोस्चर्स, इन पे नजर रखना। और हमेशा याद रखना, जो तुम्हारी ब्लैंक के आगे पीछे वाले अल्फाज है वो तुम्हें कभी एज इट इज नहीं मिलेंगे। देयर विल बी ऑलवेज पैराफ्रेज, वो हमेशा पैराफ्रेज होकर मिलेंगे। ठीक है, चलो। अब देखो, अपने आपकी चैट्स में ऑन कर रहा हूं अपने पास, सो आई कैन रीड योर आंसर्स एंड आई कैन सॉल्व योर क्वेरी। ठीक है मौजमा, आज का सेशन ट्रू फॉल्स का आपके नाम कर देंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, रिस्क फैक्टर यहां लिखा हुआ है हैवी लोड्स। तो जैसे मैंने हैवी लोड्स देखा, मैं स्कैन करता हुआ जा रहा हूं, मैंने एक्सेसिव लोड और वेट का वर्ड यहां पर स्कैन कर लिया। अच्छा, फिर यहां पर लिखा हुआ है फूड फॉर एनिमल्स, फूड फॉर एनिमल्स। मैंने फूड फॉर एनिमल्स को देखने शुरू किया, तो मैंने यहाँ पर एनिमल्स को ढूंढ लिया। अच्छा, अगर देखो तो तुम आगे जा चुके हो, तुम आगे जा चुके हो। यहां पर देखो एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है। अब एग्जाम्पल्स को किस तरह से लिखेगा? फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, लाइक, एज। तो यहां पर देखो इन्होंने क्या लिख कर दिया है,
एग्जाम्पल्स ऑफ टास्क अपने पास नोट करना, टास्क इज इक्वल टू एक्टिविटीज, ये सिनोनिम्स नोट करते रहा करो। These synonyms are very important in for your vocabulary. Tasks is equal to activities. Task is equal to activities. Lifting, अब यहां पर लिखा हुआ है लिफ्टिंग, अब लिफ्टिंग वर्ब आईएनजी है, लिफ्टिंग देखो आगे चलो तो तुम्हें वर्ब आईएनजी मिल गया। ये टेक्निक्स नोट करो कि तुम्हें अगर अपनी ब्लैंक से पहले कोई प्रपोजिशन दिख रहा है तो मुमकिन है तुम्हें प्रपोजिशन दिखे, अगर वर्ब आईएनजी दिख रहा है तो वर्ब आईएनजी दिखे, लेकिन वहां जो वर्ड्स लिखे उसके सिनोनिम्स भी मिलेंगे। यहाँ पर इन्होंने थैले लिखा हुआ है, यहाँ पर इन्होंने ये वाले थैले लिखा हुआ है, दोनों वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। लिफ्टिंग बैग्स ऑफ, लिफ्टिंग बैग्स ऑफ, जवाब में क्या लिखेंगे, किस चीज के थैले उठा रहे हैं आप, हैवी लोड्स, लिफ्टिंग बैग्स ऑफ। अब तुम्हें एक वर्ड लिखने की इजाजत दे रहा है वो, तो कॉमन सेंस यूज करो और बताओ क्या लिखोगे। फर्टिलाइजर, जो स्पेलिंग वहां लिखी है वही छापना, जेड वाली स्पेलिंग मत लिखना, गलत नहीं होगी, जेड भी लिखोगे चलेगा लेकिन जो स्पेलिंग पेपर में लिखी है वही छापना। अच्छा, अब कोशिश किया करें आप लोग, ज्यादातर स्टूडेंट्स आप कंप्यूटराइज आइल्स में अपेयर होने जा रहे हैं, तो अपना जवाब जरूर लिखा करें, इससे आपकी स्पेलिंग की जो करेक्शन है ना वो ऑटोमेटिकली होती रहेगी, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ऑनलाइन क्लास से अभी आपको एक बेनिफिट मिल गया है कि आपकी रीडिंग और लिसनिंग में स्पेलिंग मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाएंगे, बिकॉज यू आर राइटिंग ऑन योर लैपटॉप, ऑन योर सेल फोन एंड सो ऑन। चले कोशिश किया करें लैपटॉप से, कीबोर्ड से टाइप किया करें तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। अब आगे चलो, ऑकवर्ड पोस्चर। अब मुझे पहले ट्रैक्टर निकाल कर ले आओ, ट्रैक्टर, स्कैनिंग का स्टाइल देखो, मुझे पहले ट्रैक्टर चाहिए, ट्रैक्टर 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 ट्रैक्टर, देखो ट्रैक्टर मिल रहा है तुम लोगों को, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर मिल गया, ट्रैक्टर, ये रहा आपका ट्रैक्टर, मिल गया ना, ये स्कैन हो गया। अब उसके आगे मुझे चाहिए ऑकवर्ड पोस्चर, और अब चाहिए लिफ्टिंग अ रेस्टलेस, रेस्टलेस, मैंने बता दिया ब्लैंक से पहले वाला वर्ड आपको कभी एज इट इज नहीं मिलेगा, तो ऑकवर्ड पोस्चर का वर्ड आपको कहीं मिल रहा है, देखिए इधर, ऑकवर्ड पोस्चर, तो आपने ये ढूंढ लिया ऑकवर्ड पोस्चर। अब मुझे चाहिए एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के पैराफ्रेज करो, इसके सिनोनिम्स ढूंढो, इसी दो लाइनों में इसके सिनोनिम्स तलाश करो, फॉर इंस्टेंस, ईजी, लाइक, एज, सच एज, ये सारे लिख लो अपने पास। यहां पर तुम्हें क्या मिला, सच एज, मैंने आपसे कहा है ऊपर नजर रखें, एग्जाम्पल्स ऑफ फार्म एक्टिविटीज। अब एग्जाम्पल से मैंने आपसे कहा कि आप एग्जाम्पल का सिनोनिम तलाश करें, वही आपको जवाब मिलेगा, सच एज, फॉर इंस्टेंस, लिख लो अपने पास, एग्जाम्पल सच एज, फॉर इंस्टेंस, ईजी, लाइक, एज, फॉर, मिसाल के तौर पर। आप बताओ जवाब में क्या लिखोगे, लिफ्टिंग अ रेस्टलेस, रेस्टलेस का तुम्हें सिनोनिम मिला है, कभी भी ब्लैंक से पहले वाला वर्ड तुम्हें नहीं मिलेगा एज इट इज, हमेशा उसका सिनोनिम मिलेगा, तुम्हें मिल गया एजिटेटेड। तो अब अपने पास वोकैबुलरी भी नोट कर लो, एंड योर आंसर इज एनिमल। अच्छा, अब एक टेक्निक आपको समझा रहा हूं, जरा देखिएगा, लिसनिंग रीडिंग की कॉमन टेक्निक है और यही टेक्निक्स आपको लिसनिंग में भी सुनने को मिलती है। यहां लिखा हुआ है बाय, देखो लिखा हुआ है बाय समथिंग, बाय समथिंग, आप ये जुमला एक्टिव का है या पैसिव का है, बाय समथिंग, दिस इज एक्टिव वाइज, ठीक है। अच्छा, अब बाय का दूसरा वर्ड आपको पता है क्या है, सबको पता है, बाय इज इक्वल टू परचेज, ये अपने पास ऐसे लिखा करो वोकैबुलरी, ठीक है, परचेज। अच्छा, अब आपको परचेज को तलाश करना है, आपने परचेज 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 परचेज, ऊपर देखो रिस्क भी लिखा हुआ है, तो परचेज, आपको परचेज मिल गया, मिला, देखो
परचेज मिल गया आपको। अच्छा, जहां आपको परचेज मिला उस सेंटेंस को पढ़ो, बताओ ये एक्टिव है या पैसिव है। टेक्निक समझना, इनको लिखने की टेक्निक समझना, ये एक्टिव है या पैसिव है। हैंडलिंग एड्स शुड बी परचेज्ड, ये इन्होंने हमें पैसिव लिख कर दिया है। सही है, पैसिव लिख कर दिया है। अगर मैं बाय समथिंग का पैसिव कर दूं तो मैं यूं कहूंगा समथिंग समथिंग, क्योंकि ये इम्पेरेटिव है तो एडवाइस कर रहे हैं हम, समथिंग शुड बी परचेज्ड और बॉट शुड बी परचेज्ड, या फिर आप बॉट लिख दें। ठीक है, मैंने बॉट लिख दिया, आप बॉट लिख दे, परचेज लिख दे। अब आप देखिए आपका जो वर्ड था वो उठकर कहाँ चला गया। आप ढूंढ रहे हैं बाय के बाद, लेकिन आपका वर्ड उन्होंने कहाँ शिफ्ट कर दिया है। उन्होंने आपका वर्ड बाय से पहले शिफ्ट कर दिया है, जुमले को एक्टिव से पैसिव कर कर। दिस इज अ कॉमन टेक्निक यूज्ड इन लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग। आप सुन रहे होते हैं कि आपका जो वर्ड आएगा वो बाद में आएगा, लेकिन वो वर्ड पहले आ जाता है, वजह कि वो वहां लिखता है एक्टिव और आपको पढ़ने को मिलता है पैसिव। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट में शिफ्ट हो जाता है, तो आप बाद में ढूंढने के बजाय उसको पहले ढूंढे। अब वहां पर लिखा हुआ है हैंडलिंग एड्स शुड बी परचेज, तो अब जवाब में आप क्या लिखेंगे। बाय पर्टिकुलर एक वर्ड लिखने की इजाजत है, तो आप लिखेंगे एड्स। टेक्निक समझ आई। एक्टिव और पैसिव की टेक्निक ये लोग यूज करते हैं। ये टिप्स एंड ट्रिक्स होती है जो आपको याद रखनी होती है पेपर के अंदर, तो आप कभी गलती नहीं करते। अब आ जाइए, बताओ बिग के लिए मैं हमेशा कौन सा वर्ड याद करवाता हूं। बिग, मैं हमेशा बिग के लिए कौन सा वर्ड याद करवाता हूं जल्दी से। पहले बिग इज इक्वल टू लार्ज, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, बिग इज इक्वल टू ह्यूज, लार्ज, ह्यूज, दो ही वर्ड आ रहे हैं जहन में। बिग, अच्छा अब चले मैसिव, वेरी गुड, बिग इज इक्वल टू मैसिव। कैटेस्ट्रोफिक एक और वर्ड भी है, जाइंट, वेरी गुड। ये होती है वोकैबुलरीज। अब मैंने आपसे कहा जाओ, जाकर पहले देखो, चेक करो यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड है जो तुम्हें बिग, बिग, और क्योंकि यहाँ पर मूविंग समथिंग अराउंड अ बिग। अब ऊपर देखो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, लिखा हुआ एग्जाम्पल, तो देखो मूविंग, मूव समथिंग अराउंड अ बिग, अराउंड अ बिग, अराउंड अ बिग, मूव समथिंग। 16 17, अच्छा 17 बीच में आपने छोड़ दिया, देखो सिक्स, ये देखो 16 के बाद हम 18 पे शिफ्ट हो गए, हमने इस गरीब को छोड़ दिया था। तो हमें यहीं पर इसको देखना है। हैंडलिंग एड्स जहां पर अभी हमने तलाश किया है, तो ऊपर जाकर देखो तुम्हें कहीं पर बिग का सिनोनिम दिख रहा है, तो तुम्हें बिग का सिनोनिम यहां दिख गया, लार्ज। बिग इज इक्वल टू लार्ज। अब आपको मैंने कहा है, देखो यहीं पर जवाब ढूंढ लो जल्दी से, मिल गया। ऑब्स्टेकल, मूव समथिंग अराउंड अ बिग obstacle because there is a large obstacle in the area and the person lifting needs to be able to see, moving something around a big obstacle, big is equal to large। synonyms याद रखना, तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा अब देखो इधर आ जाओ, a lot of dash, while, while का जुड़वा भाई कौन है बताओ। while का जुड़वा भाई, while, while is equal to when, ऐसे लिखा करो अपने पास, while इज इक्वल टू when। अच्छा उसके बाद प्लस वर्ब आईएनजी लिखी हुई है। तो अब आप देखिए, आप आगे पढ़िए, आप सर की बातों को याद रखिएगा ना, एक एक टिप्स को याद रखना पड़ता है, और उसकी बार बार जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो देखो तुम्हें इसका जुड़वा भाई मिला, मिला। अच्छा अ लॉट ऑफ, सर की एक बात याद रखना, कभी भी आपको ब्लैंक से पहले वाला वर्ड सिमिलर नहीं मिलेगा। अ लॉट ऑफ का मतलब, अ लॉट ऑफ का मतलब बार बार, बहुत ज्यादा, रेपिटेटिव। और देखो वहां पर लिखा हुआ है व्हेन वर्क, व्हाइल वर्किंग, यहां पर लिखा हुआ है व्हेन कैरिंग आउट अ टास्क, किस बराबर है किसके,
टास्क इज इक्वल टू वर्क, लिख लो अपने पास, टास्क इज इक्वल टू वर्क. सो योर आंसर इज अ लॉट ऑफ, a lot of, a lot of bending. Bending is your answer. A lot of is equal to repetitive. हर vocabulary को नोट किया करो, ये synonyms है जो तुम्हारे पास होने चाहिए. जब तुम एग्जाम में अपियर होने जा रहे हो तो तुम्हारी कॉपी पे 200 से 400 vocabulary होनी चाहिए, अगर तुमने मुझसे 6 हफ्ते पढ़ा है. और अगर नहीं है तो तुमने बस फिर बेटा क्या किया है तुमने 6 हफ्ते. फिक्सिंग अ फॉलन, फिक्सिंग बताओ. कॉबलर कॉबलर फिक्स माई शूज, दूसरा वर्ड क्या था? कॉबलर कॉबलर मेंड माई शूज. फिक्स मेंड, इसकी खानदान का एक वर्ड और भी है, दूसरी लाइन पढ़ो तुम्हें मिल जाएगा फौरन. फिक्स, मेंड और रिपेयर. बताओ, यहां पर आर्टिकल भी लिखा हुआ है आ, तो बताओ वो कौन सा वर्ड है जो तुम लिखोगे? और फॉलन का मतलब है कोलैप्स्ड, जो चीज गिर गई है, टूट गई है, बर्बाद हो गई है. फिक्सिंग अ फॉलन, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट. फिक्सिंग अ फॉलन गेट. आपने देखा, एक अगर आप मेरे हर सेशन को सुने ना फिलिंदा ब्लैंक्स के, तो आपको इस तरह से बहुत सारी वोकैबुलरीज मिलेगी. आप लोग असाइनमेंट्स को फॉलो किया करें जो गूगल क्लासरूम के अंदर आपके पास होते हैं, जब आपको टाइम मिला करें. अब आ जाओ, ये बहुत खूबसूरत है और इसमें मुझे लगता है कि आप लोग परेशान होंगे. आइए, लेकिन अगर आप मेरी टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप कभी परेशान नहीं होते. बताओ यहां पर कौन सा सेंटेंस लिखा है? बताओ ये कौन सा सेंटेंस है? बस जितना पूछता हूं उतना बताया करो. डू नॉट इरिटेट, इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव? याद रखो, जब वो यहां पर तुम्हें नेगेटिव सेंटेंस लिखकर दे रहे हैं तो तुम्हें भी कोई नेगेटिव सेंटेंस तलाश करना है या कोई नेगेटिव वर्ड तलाश करना है. तुम इन दो लाइंस को पढ़ो पहले, सर की टेक्निक को फॉलो करते हुए बताओ वो कौन सी फ्रेज है, वो कौन सी बात है जो आपको नेगेटिव लग रही है. सर ये जो 3 वर्ड्स है, दिस गिव्स मी नेगेटिव मीनिंग्स. यू डू नॉट इरिटेट द कस्टमर. तो देखे आप वो कौन से 3-4 वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं जो आप कहेंगे सर इससे सिमिलर है. ये डोंट इरिटेट. तो आप इस पूरे फ्रेज को जब आप पढ़ते हैं तो दैट इज, देख लो, विदाउट बीइंग एनोइंग इज इक्वल टू यू डोंट इरिटेट समवन. जहमत ना करें. सम कस्टमर जस्ट वांट टू ब्राउज एंड नॉट बी बॉदर्ड बाय सेल्स स्टाफ. एक आपने वहां पे पढ़ा नॉट बी बॉदर्ड, और यहां लिखा है यू डू नॉट इरिटेट. अच्छा, इरिटेट विदाउट बीइंग एनोइंग हैव सेम मीनिंग्स. आपको अपने, आपको एंडिंग मिल गई है, अब जवाब आपका पीछे है. अब वो कहता है अ डैश अप्रोच टू सेलिंग. जो चीज आप सेल करते हैं बेसिकली वो आप पब्लिक को क्या कर रहे हैं? आई एम सेलिंग समथिंग. आई एम सेलिंग अ कोर्स, इट मींस आई एम ऑफरिंग यू अ कोर्स. सेलिंग इज इक्वल टू ऑफरिंग. अच्छा देखो, एक एक वर्ड को अगर तुम देखो ना, तुम देखो ये पेपर के साथ करते क्या है, तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी. बहुत आसान है. इधर देखो, अगर तुम इस बात को फोकस करो, इधर देखो, अप्रोच टू प्लस वर्ब आईएनजी आ रहा है. यहां पर देखो वो कौन सी अप्रोच है, इधर देखो, वर्ब आईएनजी, आर्ट प्रेपोजिशन, और वो अप्रोच आ गई आपके पास. आप यहां पर देखिए उसने वर्ब आईएनजी का इस्तेमाल किया, प्रेपोजिशन लगाया. ये पेपर का स्टाइल है. तुम्हारी आंखें ये देख नहीं पाती. तुम अगर इन कॉम्बिनेशंस को समझना शुरू कर दो ना, कि डैश के बाद जो उसने वर्ड लिखा है और उसके बाद प्रेपोजिशन है और उसके बाद एक उसने नाउन का इस्तेमाल किया है, तो वहां पर देखो इन और ऑफरिंग, प्रेपोजिशन है, नाउन है, और तुम्हारा जवाब है. पेपर ऐसे सेट किया जाता है, हर पेपर ऐसे सेट किया जाता है. तुम लोग फोकस करते हो किस पर? समझने पर. मैं कभी आपको इस चीज पर फोकस नहीं करवाता. योर आंसर इज प्रोएक्टिव. प्रोएक्टिव टू अप्रोच टू सेलिंग. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. अच्छा अब आप देखिए, अच्छा मेरी इसी बातों को फॉलो कीजिएगा.
एडिशनल प्रोडक्ट्स, एडिशनल का एक वर्ड बड़ा कॉमन है, बताओ वो क्या है। दोबारा इसके बाद देखो, विदाउट बीइंग टू फोर्सफुल। अच्छा अब देखो यहां पर वो बात लिख दी जो पहले यहां लिखी थी, तो अब बताओ वहां तुम्हें पूरा क्या मिलेगा, नेगेटिव सेंटेंस। तलाश करो, तलाश करो। देखो अब पहले वहां पर था विदाउट बीइंग एनोइंग, तो उधर नेगेटिव सेंटेंस था। अब तुम्हें यहां पर लिख कर दे दिया विदाउट बीइंग टू फोर्सफुल, तो आप उसका सिनोनिम आपने तलाश कर लिया, डोंट प्रेशर। अच्छा जवाब इससे पहले होगा या इससे इसके बाद होगा? कॉमन सेंस क्या कह रहा है? कॉमन सेंस क्या कह रहा है, पहले या बाद में? पहले। वेरी गुड। अच्छा अब जाओ, एक रिकमेंडेड एडिशनल प्रोडक्ट्स एंड एडिशनल प्रोडक्ट्स। अब देखो कोई एडिशनल प्रोडक्ट्स नजर आ रही है तुम्हें? प्रोडक्ट्स नजर आ गया, प्रोडक्ट्स नजर आ गया। अब जवाब इसके एंड। अब बता दो, तुम्हें दो वर्ड्स लिखने की इजाजत है, आगे तुम क्या लिखोगे? वेरी गुड आयशा। देखो ये होती है टेक्निक्स, कि आप समझ नहीं रहे, बस आप देख रहे हैं। विदाउट बीइंग टू फोर्सफुल, सर का नेगेटिव सेंटेंस, मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए, प्रोडक्ट्स मिल गया, एंड फॉर विच देयर आर स्पेशल ऑफर्स, एंड स्पेशल ऑफर्स, एंड स्पेशल ऑफर्स। नो हाउ टू कंपेयर सिमिलर। अब आपको सिमिलर का सिनोनिम आना चाहिए, डिफरेंट का सिनोनिम आना चाहिए। नो, जानना। नो, इसका भी सिनोनिम आना चाहिए। देखो, नो, जानना। हाउ टू कंपेयर, आपको पता होना चाहिए। देखो जिस चीज को आप पता होना चाहिए, बिल्ड अप अ कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज इज इक्वल टू नो। हाउ टू कंपेयर, कंपेयर सिमिलर प्रोडक्ट्स, इसी के अंदर आपको प्रोडक्ट्स भी मिल गया। देखो स्कैन करते हुए जाओ, प्रोडक्ट्स भी मिल गया। विच हैव डिफरेंट, अलाइक भी मिल गया। अलाइक का मतलब सिमिलर, but they have been produced under a range of brand names, a range of, a range of different। आपके पास दो वर्ड्स लिखने की इजाजत है, आप लिख सकते हैं ब्रांड नेम्स, डिफरेंट ब्रांड नेम्स। अवॉइड। अब बताओ, जब भी अवॉइड का वर्ड आता है, तो कौन सा वर्ड आपको अपने टेक्स्ट में दिखेगा? याद कर लो, लिख लो, अवॉइड इज इक्वल टू डोंट। अवॉइड इज इक्वल टू डोंट। और कहता है अवॉइड डैश बाय ऑलवेज सेइंग मोर देन नो। तो मोर देन नो, आप देखें आपको नो नजर आ रहा है। किस चीज को अवॉइड करना चाहिए? आप इस सेंटेंस को पढ़ के मुझे बताएंगे। नेगेटिविटी कैन पुट द कस्टमर्स ऑफ इंस्टेंटली। आपके पास वो है बहरान का यखनी पिलाओ? नहीं है भाई, नहीं है। इफ अ, कल को नहीं आएगा, वो कस्टमर आएगा ही नहीं आपका। इफ अ कस्टमर आस्क अ क्वेश्चन टू विच द आंसर इज नो, डू नॉट जस्ट लीव इट एट दैट, फॉलो इट विद अ पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, कल आ जाएगा। सो अवॉइड डैश, अवॉइड व्हाट, किस चीज को अवॉइड करें? एक वर्ड आपको लिखना है, दो वर्ड्स की इजाजत है, लेकिन एक वर्ड लिखकर आप अपना जवाब सबमिट करा देंगे। अवॉइड डैश, अवॉइड। अच्छा देखो एक और लिख लो वर्ड अपने पास। देखो हर चीज की टेक्निक होती है। मैं आपसे कहता हूं ड्राइव, इसके बाद एक वर्ड लगाओ, तो तुम क्या लगाओगे? ड्राइव, बता दो ना, क्या लगाओगे? ड्राइव, ड्राइव। अरे क्या, ड्राइव इन, कौन सी शादी, शादी पे जा रही हो ड्राइव इन? एडवर्ब लगाओगे हम, पढ़ाई की बात। ड्राइव केयरफुली, ड्राइव स्लोली, ड्राइव केयरफुली। वेरी अच्छा। लिसन, क्या बोलते हैं लिसन के बाद आप लोग? लिसन, लिसन,
केयरफुली। आप जब कोई वर्ब के बाद आपको कुछ लगाना है, ऊपर अवॉइड आपको क्या लिख कर दिया है, वर्ब। तो अब अवॉइड के बाद आप कोई एडवर्ब लगा सकते हैं, अवॉइड नेगेटिविटी। अवॉइड इंस्टेंटली तो नहीं होगा, अवॉइड नेगेटिविटी। ठीक है ना, कॉमन सेंस, अवॉइड नेगेटिविटी। अवॉइड इंस्टेंटली नहीं है बेटा, इंस्टेंटली तो फौरन है, अवॉइड नेगेटिविटी बाय सेइंग मोर देन नो। ठीक है, चले। अच्छा, अब कहते हैं कीप एन आई। कीप एन आई का मतलब क्या होता है, नजर रखना। ठीक है, कीप एन आई। अच्छा बताओ, यहां पर नजर रखना कहाँ लिखा हुआ है, फोकस, नजर रखना। बताओ वो कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है कीप एन आई। इसने पैराफ्रेज कर दिया कीप एन आई को, नजर रखिए, कीप एन आई, नजर रखें। जब आप किसी के ऊपर नजर रखते हैं तो इसका मतलब है अटेंशन, कीप एन आई। कीप एन आई और उस पर नजर रखो, मतलब देखते रहो तवज्जो से, कीप एन आई। किस चीज के ऊपर, ऑन द डैश ऑफ गुड्स, दिस अटेंशन। अच्छा, यहां पर ये इन्होंने टेक्निक यूज की है प्रोनाउन की। अब ये दिस से क्या मुराद है, सेंटेंस पूरा पढ़ो। इफ यू सी अ प्रोडक्ट, इफ यू सी अ प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है इन द रॉन्ग शेल्फ, ये बेसिकली गुड्स होती है, ऑन द शेल्फ्स लिखा हुआ है। इफ यू सी अ प्रोडक्ट इन द रॉन्ग प्लेस ऑन अ शेल्फ, यानी कि गुड्स ऑन अ शेल्फ, डोंट इग्नोर इट, पुट इट बैक वेयर इट बिलोंग्स। अब उसने कहा दिस अटेंशन, ये जो दिस है, ये उसने पहले वाले सेंटेंस से प्रोनाउन इस्तेमाल कर दिया। ये जो तवज्जो से आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कीप एन आई ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ गुड्स, वेरी गुड। कीप एन आई ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ गुड्स। कंडीशनल सेंटेंस मैचेस विद कंडीशनल। देखो, इफ अ कस्टमर हैज प्रॉब्लम पेइंग विद देयर डैश, हैंडल द प्रॉब्लम विद केयर। देखो, कहीं तुम्हें कंडीशनल सेंटेंस दिखा, क्रेडिट कार्ड दिखा, पेइंग की बात आ रही है, कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है। इफ अ कस्टमर हैज प्रॉब्लम्स पेइंग विद देयर, बता दो ना। एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी वाली टेक्निक बहुत पुरानी है मेरी। कस्टमर्स, ये एपोस्ट्रोफी है, और एपोस्ट्रोफी का ताल्लुक होता है डिटर्मिनर से। लिख लो अपने पास, आज तुम्हारे सामने आ गया है, प्रैक्टिकली तो तुम्हें समझ आएगी बात। जहां तुम्हें एपोस्ट्रोफी दिखे, इसका मतलब है वो मैच हो सकता है डिटर्मिनर से। तो देखो, तुम्हें डिटर्मिनर भी दिख रहा है, कॉमन टेक्निक है ये। वहां देखो कस्टमर्स, और वहां लिखा हुआ है देयर। ये जो एपोस्ट्रोफी है, ये भी पोजेशन को शो करती है, और डिटर्मिनर भी किसी की पोजेशन को शो करती है, देयर क्रेडिट कार्ड। ठीक है, आगे चलिए। एनी डैश फ्रॉम अ कस्टमर शुड नॉट अफेक्ट हाउ यू ट्रीट देम। कस्टमर की तरफ से क्या, एनी डैश फ्रॉम द कस्टमर। देखिए, एनी डैश फ्रॉम द कस्टमर। अब बताइए, कस्टमर, इस सेंटेंस को पढ़िए, कस्टमर से क्या मिलती है, एनी डैश फ्रॉम अ कस्टमर। पढ़ के बताओ, एनी डैश फ्रॉम अ कस्टमर, कस्टमर कैसा रिएक्ट करता है। वेरी गुड आयशा, एनी डैश फ्रॉम अ कस्टमर, any dash from a customer, any rudeness from a customer, any rudeness, कहते हैं ना, when you are faced with rudeness, when you are faced with rudeness, अगर आप देखें with rudeness, any with rudeness, preposition उसके आगे पीछे ही चिपका हुआ होता है, dash, any dash from rudeness, मुबारक हो। आइए, अब मुझे आपका अभी तो आप अपनी आंखों का इस्तेमाल कर रहे थे, अब मुझे आपकी दिमाग का इस्तेमाल की जरूरत है। अब हम जा रहे हैं आज के एक और सवाल की तरफ, और वो है आपका ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन में देखते हैं आज हमें किस लेवल के ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन आते हैं। ये आपके पास आ गया बुक। मैंने आज, अभी मैं बुक 16 फॉलो कर रहा था ना। यस, 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 यस।
ये आपके पास ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन आ गया। कितने नंबर दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने आपसे कहा था ना ज्यादा से ज्यादा ये 8 मार्क्स देगा। सर ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन में क्या करना होता है? नॉट गिवन का तो सीधा सीधा मतलब है ऐसी कोई बात होगी ही नहीं। लेकिन बच्चा परेशान कहाँ हो रहा है? फॉल्स के अंदर और नॉट गिवन के अंदर। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो फॉल्स लिखे या नॉट गिवन लिखे। अच्छा, नॉट गिवन लिखने की एक वजह होती है कि आपको कोई एक वर्ड मिल जाता है और आप उस एक वर्ड को देखकर अपना फैसला बदल देते हैं कि ये फॉल्स है। आपको उस एक वर्ड को नहीं देखना होता। आज सर आपको गाइड करेंगे कि आपको एग्जैक्टली देखना क्या होता है। आपकी नजर सब्जेक्ट पर होती है और वर्ब के ऊपर होती है। आप सब्जेक्ट और वर्ब को लाजमी तौर पे देखा करें, फिर आपको बात समझ आएगी कि ये बात फॉल्स है, ट्रू है। और नॉट गिवन का मतलब तो होता है ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। अब जैसे और इसके जवाबात सीक्वेंस में मिलते हैं, जैसे आपको फिल इन द ब्लैंक्स के जवाबात सीक्वेंस में मिलते हैं। तो आप हमेशा इसकी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। और हमेशा याद रखिएगा, पहले आप दो स्टेटमेंट्स को पढ़ लीजिए। सर व्हाई नॉट ओनली वन? भाई अगर पहला नॉट गिवन निकला तो आप तो पढ़ते हुए चलते जाएंगे, आप कहेंगे लो भाई कोई जवाब ही नहीं मिल रहा। तो दैट्स व्हाई आई एडवाइस ऑल ऑफ यू कि आप क्या करें, दो स्टेटमेंट्स को पढ़ लें। अब उन्होंने पहला स्टेटमेंट लिखा है द फेस्ट। अब मैं थॉरो रीडिंग करूंगा। अब मैं उस तरह से नहीं पढ़ूंगा जैसे मैंने अभी तक आपके सामने मैं रीड कर रहा था। नाउ यू हैव टू फोकस। The festival is held every year. The festival is held every year. This year festival focuses on the town history. मैंने दो स्टेटमेंट्स को पढ़ लिया। The festival is held every year. As usual, हर दफा की तरह, the festival will be held in the last weekend of June this year on Saturday to Monday 27 to 29 June. क्या इस साल भी हो रहा है? हर साल होता है। इसने पहला ही वर्ड बोला एज यूजुअल, एवरी ईयर, हर दफा की तरह इस साल भी होगा। क्या ये हर साल होता है? बिल्कुल होता है। आपने जवाब क्या लिखना है? यू हैव टू राइट ट्रू। अब तो लिखना नहीं, अब तो सिर्फ आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ट्रू। दिस ईयर फेस्टिवल फोकसेस ऑन द टाउन्स हिस्ट्री। इस साल का जो हमारा फोकस है वो है टाउन हिस्ट्री। आइए, ever since last year festival the committee has been hard at work to make this year's the best ever. The theme जो आपका फोकस है is Ripton. Ripton शहर का नाम ही है। All through the ages scenes will be acted out showing how the town has developed since it was first established. तो बताइए, क्या दिस ईयर फेस्टिवल फोकस ऑन द टाउन हिस्ट्री, कि किस तरह से ये टाउन जो है वो बना है और हमारे सामने आया है। इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। आ गई बात समझ। Goods displayed in the craft fair are unlike ones found in the shop. दो बातें पढ़नी है आपको। The barbecue will be cancelled if it rains. तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। Goods displayed, अच्छा देखो जहां तक पढ़ा करो उसके बाद, but there is also plenty that is up to date from the latest music to local crafts. The craft fair is a regular part of the festival. आइए मुलाकात कीजिए। कम एंड मीट प्रोफेशनल आर्टिस्ट, डिजाइनर्स, क्राफ्ट्समैन, women who will display their jewelry, paintings, ceramics, and much more. They will also take your orders. If you want one of them to make something especially for you, just ask. You will get it within a month of the festival ending. कहाँ लिखा हुआ है? गुड्स डिस्प्लेड इन द क्राफ्ट आर अनलाइक वन फाउंड इन शॉप्स। कहीं शॉप्स का तो जिक्र ही नहीं है। आर अनलाइक वन का तो कोई जिक्र ही नहीं है। अब कुछ बच्चे सिर्फ क्या देख लेते हैं? सर जी देखे ना सर, क्राफ्ट लिखा हुआ है ना सर,
सर देखिए ना सर, क्राफ्ट्स लिखा हुआ है ना सर। अरे क्राफ्ट्स लिखा है तो क्या करें सर, क्राफ्ट्समैन भी लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ है आर अनलाइक, कहाँ लिखा हुआ है इन शॉप्स, कहीं नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आर अनलाइक, वन फाउंड इन शॉप्स, किधर है, कुछ भी नहीं है ऐसा। इट इज एब्सोल्युटली नॉट गिवन। बारबेक्यू कैंसिल कर देंगे भाई अगर बारिश हो गई। द सैटरडे बारबेक्यू विल स्टार्ट एट 2 p.m. और रात 10 बजे तक चलेगा विद अ बाउंटी काउंसिल फॉर किड्स। द बारबेक्यू विल बी हेल्ड इन फार्मर्स फील्ड और इन अ टाउन हॉल इफ देयर इज रेन। अगर बारिश हो गई तो इन द टाउन हॉल, वहां तो कह रहे हैं कैंसिल कर देंगे। अजी उल्टी बात कर रहे हैं। जब उल्टी बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है योर स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग। व्हेन योर स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स योर आंसर गोज फॉल्स। वो कह रहे हैं बारिश हुई तो हॉल में कर लेंगे, वो कह रहे हैं कैंसिल कर देंगे, गलत बात कर रहे हैं। इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। Adults can attend the barbecue at any time without charge. जो बड़े बच्चे हैं वो किसी भी वक्त आ सकते हैं, कोई पैसों की जरूरत नहीं है, अपना घर समझिए। Adults can attend the barbecue at any time without charge. Adults से मुराद, आइए देखिए, कहता है book your tickets now as they always sell out very quickly. Entry for under 16 are free, is free all day. Adults can come for free 6 बजे तक and pay £5 after that. वो तो कह रहे without any charge at any time without charge any time, जब दिल जाए मुंह उठाकर आ जाओ, मुफ्ता खुला हुआ है भाई। वो कह रहे जी नहीं, 6 बजे तक आप आ सकते हैं, लेकिन 6 बजे के बाद आएंगे देन यू विल पे £5, यू विल पे £5। तो इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है बात। वो कह रहे हैं पूरे दिन फ्री, वो कह रहे हैं नहीं भाई 5 बजे, 6 बजे के बाद ₹5 लगेंगे। ओके, आगे चलिए। अच्छा वो फिर कहता है अमर्चर म्यूजिशियंस विल परफॉर्म ड्यूरिंग द होल ऑफ द बारबेक्यू। राहत फतेह अली पूरे बारबेक्यू में, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरा दिल का ले गए चैन, पूरे बारबेक्यू में आतिफ असलम और राहत फतेह अली गा रहे होंगे। देखिए कहता है देयर विल बी लाइव म्यूजिक थ्रू आउट विद लोकल। अरे वो आपके मोहल्ले में रहता है ना असलम, असलम, सुबह में तो वो होगा, और शाम में एंड इन द आफ्टरनून, एंड इन द आफ्टरनून एंड प्रोफेशनल म्यूजिशियंस इन द इवनिंग। वो तो कह रहे भाई डैश म्यूजिशियंस विल परफॉर्म ड्यूरिंग द होल ऑफ द बारबेक्यू। वो कह रहे नहीं भाई, प्रोफेशनल म्यूजिशियंस रात में आएंगे, आतिफ असलम, आबदा परवीन, राहत फतेह अली, है सलमा खान, सारा खान। सो इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। आ रही है बात समझ बेटा? चले, रीडिंग ड्राई होती है, मैं थोड़ा सा एंटरटेन कर देता हूँ आप लोगों को, तो आप लोग ताकि बोर ना हो हमारी बातों से। सीटिंग इज अवेलेबल फॉर वॉचिंग द बोट रेसेस। आपके लिए कुर्सियां लगाई जा रही है, आइए कुर्सियों को ढूंढते हैं। बोट रेसेस, पहले सबसे पहले मुझे बोट रेसेस चाहिए। बोट रेसेस नजर आ रहे हैं, बोट रेसेस, बोट 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 रेसेस, बोट रेसेस, हाँ बोट रेसेस नजर आ रहा है ये रहा। कहता है अरेंज बाय रिप्टॉन, द स्पेक्टेटर एरिया बाय द ब्रिज हैज प्लेंटी ऑफ रूम टू स्टैंड। खड़े होने के लिए बहुत जगह है, आइए खड़े हो जाइए। एंड चेयर द बोट्स आउट। In addition to a number of benches, in addition to a number of benches, seating is available, है, बैठने की जगह है भाई, बैठने की जगह है, बिल्कुल है, पक्की बात है। तो योर आंसर इज एब्सोल्युटली ट्रू। पीपल अटेंडिंग। अच्छा अब देखो तुम्हारे पास सिर्फ एक सेंटेंस रह गया, अब तुम मुझे बताओगे ये जवाब क्या होगा। जल्दी से इस सेंटेंस को पढ़ो और जवाब सबमिट कराओ। All money raised by the festival will go to support the sports club in Ripton. लोगों से जो लोग लोगों से जो पीपल अटेंडिंग द फेस्टिवल, जो फेस्टिवल अटेंड कर रहे हैं, उनसे चंदा मांगा जाएगा। कहाँ लिखा हुआ है पीपल अटेंडिंग द फेस्टिवल, किधर है? विल बी आस्क, उनसे मांगा जाएगा। विल गो टू सपोर्ट लिखा है, विल बी आस्क मांगा जाएगा
टू डोनेट सम मनी, कहाँ लिखा हुआ है डोनेट करें, पैसा। सर देखे ना सर, प्यारे सर ये देखे ना सर, मनी लिखा हुआ है। तो भाई तुमने एक वर्ड से फैसला कर लिया ये ट्रू और फॉल्स है। तुम्हारे लिए ये कोई मायने नहीं रखता कि तुम्हें ये सब्जेक्ट मिले और तुम्हें ये वर्ब मिले। कहाँ है ये सब्जेक्ट, कहाँ है ये वर्ब। मैंने आपसे कहा है सब्जेक्ट और वर्ब को देखते हैं फिर फैसला होता है। ये नहीं कि सर पैसा, हाँ पैसे के पीछे हर कोई भाग रहा है, पैसा देखकर तुम क्या कहोगे, ट्रू है, बेवकूफ हो फिर तुम। पीपल अटेंडिंग द फेस्टिवल विल बी आस्क्ड, कहाँ लिखा हुआ है पीपल अटेंडिंग द फेस्टिवल विल बी आस्क्ड। वहां तो ये लिखा हुआ है ऑल द मनी अरेंज्ड बाय फेस्टिवल विल गो टू सपोर्ट, ना पीपल है ना मांगने की बात हो रही है। तो इट इज एब्सोल्युटली नॉट गिवन। आई बात समझ। एक वर्ड को देखकर कभी फैसला मत करना, सब्जेक्ट को देखो और वर्ब को देखो। चलिए इसी तसलसल को बरकरार रखते हैं, एकेडमिक पे शिफ्ट करते हैं। अब लोग कहते हैं एकेडमिक रीडिंग मुश्किल होती है, आइए जब आप इस रास्ते से जाते हैं, मैं हर दफा आपको इस रास्ते से लेकर जाता हूं, तो आपकी ये रीडिंग आसान तरीन हो जाती है। देखिए बिल्कुल डिट्टो एज इट इज आपके पास पैसेज आता है। बस एकेडमिक रीडिंग के अंदर एक बात याद रखिएगा कि दोनों ये सवाल एक ही पैसेज में आते हैं। अभी आपने देखा कि आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स के लिए पूरा जनरल में अलग सेक्शन आता है 14 नंबर का, और फिर ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन के लिए पूरा एक अलग सवाल आता है। लेकिन अब आपके पास एकेडमिक वालों, तुम्हारे पास एक ही पैसेज आएगा और उस एक ही पैसेज के अंदर तुमसे ये दो सवाल पूछे जाएंगे। बस तुम लोग एक काम करना, शुरू करने से पहले दुआएं वुआएं तो पढ़ ही लेना, ठीक है ना, और किसी से बात मत करना, बस अपना पेपर करना और इस बात को वेरीफाई करना कि तुम्हारे पास पहले जो जवाबात तुम्हें मिलेंगे वो 1 to 7 के मिलेंगे, और उसके बाद तुम्हें जो जवाब मिलेंगे वो 8 to 13 के मिलेंगे। इसका कुछ पता नहीं होता, कभी ऐसा भी होता है कि चीजें मिक्स हो जाती है। पहले 1 to 3, फिर 8 9 10, फिर 4 5 6, फिर 12 और 13, और उसके बाद 7। और दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट वैरायटी इन दिस क्वेश्चन। वो कभी आएगी तो आपके सामने रखूंगा लाजमी तौर पर। लेकिन आजकल जो पेपर आ रहे हैं वो इसी सेम पैटर्न पर आ रहे हैं। पहले आपको या तो ब्लैंक्स दे दी जाएगी या फिर आपको ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन दे दी जाएगी। आप इसमें से चाहे तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स कर लें, उसका एक तरीकेकार है। देखो इसमें कोई ना कोई वर्ड तुम्हें ऐसे मिलेगा जो तुम ढूंढ सकते हो। जैसे ये वाला वर्ड है, ये प्रॉपर नाउन है या नहीं है। ये जू का नाम ढूंढ लो तुम, आओ ये जू का नाम तुम ढूंढ लो। अगर तुमने ये जू का नाम ढूंढ लिया देन यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर। ये देखो तुम्हें जू का नाम मिल गया। आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर 2 उंगलियां रख के इसको जूम कर लीजिए। हाँ 2 उंगलियां रखिए, जूम कर सकते हैं आप। मैं जूम करूंगा तो आगे पीछे सब कुछ हो जाएगा। अब देखें, अच्छा बताओ, यहां पर लिखा हुआ है पीपल थिंक ऑफ बियर्स एंड एज अनइंटेलिजेंट। तो जो यहां पर वर्ड लिखा है पीपल थिंक और यहां लिखा हुआ है एज अनइंटेलिजेंट, तो जरा जाओ इससे थोड़ा सा ऊपर जाओ, तुम्हें देखो यहां पर लोग नजर आ रहे हैं। तुम्हें कोई ऐसा वर्ड नजर आ रहा है जो थिंक के बराबर मीनिंग्स रखता है। थिंक इज इक्वल टू, क्योंकि हमेशा आसान से मुश्किल की तरफ जाते हैं हम। अब आपको कोई जो टेक्निक्स, जो चीजें आप वहां सीखते हैं वो आसान होती है, अब आप अपने पेपर में इसको जरा अप्लाई करें। जो आप अप्लाई करेंगे आप देखिएगा सारी चीजें आपको सिमिलर वही मिलेगी। देखिए अब आपको थिंक का अगर सिनोनिम नहीं आता तो बहुत कॉमन है ये परसीव। परसीव का मतलब होता है थिंक। अच्छा ये जो स्टूपिड है ये किसका सिनोनिम है, अनइंटेलिजेंट। परसीव इज इक्वल टू थिंक, अनइंटेलिजेंट इज इक्वल टू स्टूपिड। और आगे चले जाओ तुम्हें जवाब मिल जाएगा एंड। जवाब ले आओ, देखो उसके आगे जाओ एंड लिखा हुआ है, एंड इन मैनी केसेस वायलेंट।
अब आप जाइए चिड़ियाघर में और खुद तुम लेकर आओगे, मैं नहीं बताऊंगा। यूजिंग अ ब्रांच एज आ, आर्टिकल्स को फॉलो करो, तुम्हें आर्टिकल्स मिलेंगे। आर्टिकल्स को फॉलो करते हुए जाओ, स्कैन करते हुए जाओ, तुम्हें देखो यहां पर यूजिंग लिखा हुआ है, इसकी फैमिली का वर्ड तुम्हें टकराएगा। यूज, यूजिंग, देखो जाओ लेकर आओ वर्ड, आगे पढ़ते हुए जाओ, जू से आगे पढ़ो। ये ना जू, आगे पढ़ते हुए जाओ। वेरी गुड सबीन, वेरी गुड फातिमा। आप आर्टिकल से दोस्ती कर ले, आपके जवाब हमेशा सही होंगे। देखो, यूजिंग अ ब्रांच एज आ, यूज ऑफ अ टूल टू मैनिपुलेट। अच्छा, उसके आगे पढ़ो। अब वहां लिखा हुआ है नॉक डाउन। नॉक डाउन का मतलब समझते हो? किसी चीज को गिरा देना। नॉक डाउन सम, नॉक डाउन सम। तो वो सम की मीनिंग्स देखो। द bear used a tree branch. Why? On multiple occasions. Why? 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 Knock down का सिनोनिम तलाश करो, सम का सिनोनिम तलाश करो। मैंने आपसे कहा ना, ब्लैंक से पहले के वर्ड पैराफ्रेज हो जाते हैं। वेरी गुड बिस्मा, वेरी गुड फातिमा। नॉक डाउन इज इक्वल टू डिसलॉज, सम इज इक्वल टू अ पीस ऑफ। जवाब आपके हथेली पर आ गया, मीट। ठीक है। A white polar bear worked out a method of reaching a platform where a dash was located. प्लेटफॉर्म का वर्ड नजर आ रहा है? प्लेटफॉर्म, कैन यू सी अ प्लेटफॉर्म? जी सर। बस पहले वहां पहुंच जाओ, प्लेटफॉर्म। अब यहां पर आर्टिकल से दोस्ती कर लो, तुम्हारा जवाब तुम्हें मिल जाएगा। इसके आगे पीछे जाओ, देखो कौन सा वर्ड लेकर आओगे। कॉमन सेंस यूज करो। वेयर आ डैश वॉज लोकेटेड, वेयर आ, वेरी गुड बिस्मा। आगे पीछे जाओ, कहां पर आ लिखा हुआ है, कौन सा? अगर आगे पीछे, बहुत ज्यादा पीछे मत जाना, बस आगे थोड़ा सा आगे पीछे जाओ। बस, वेरी गुड आयशा। ये टेक्निक से याद रखोगे, तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा लेकिन तुम्हारा जवाब सही हो जाएगा। वेरी गुड ट्राइफना, वेरी गुड यूसरा, वेरी गुड। वेयर अ फोटोग्राफर वॉज लोकेटेड, देखो, अब फोटोग्राफर इज स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म वेयर अ फोटोग्राफर वॉज लोकेटेड। अच्छा, अब यहां पर लिखा हुआ है सिमिलर टू आ, तुम बस इसकी मैचिंग तलाश कर कर ले आओ। जाओ, तुम इन सारे वर्ड्स को उठाओ और इसकी मैचिंग को तलाश कर कर ले आओ। सिमिलर टू आ, देखो तुम्हें पूरे इस पैसेज में इन 3 लाइनों में टू कहां मिल रहा है, उसको मैच करो। सिमिलर टू आ, बस। कभी तुम फेल नहीं होगे ब्लैंक्स में, तुम्हारा कभी स्कोर कटेगा नहीं। तुम इन टेक्निक्स को फॉलो करो। डैश से पहले लिखा है सिमिलर टू आ, तो मैं इसी चीज को तलाश करूंगा। अपियर टू बी आ, अपियर टू बी आ, सिमिलर मैचिंग। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है मूवमेंट सजेस्टिंग डैश इफ डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड इज अ नेगेटिव वर्ड, राइट? डिसअपॉइंटेड इज अ नेगेटिव वर्ड। सजेस्टिंग, सजेस्टिंग के बाद जो वर्ड चाहिए वो नाउन होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप देखिए, यहां पर इफ लिखा हुआ है, इफ की जगह पर कोई दूसरा कंजंक्शन इस्तेमाल कर दे,
सेम मीनिंग्स। यहां पर इफ डिसअपॉइंटेड है, वहां पर पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है कि बंदा डिसअपॉइंट, वो कब डिसअपॉइंट होता है। देखिए, पोलर बेयर, इफ डिसअपॉइंटेड बराबर है किसके, बराबर है किसके, इफ इज इक्वल टू व्हेन, दोनों कंजंक्शन है। और देखिए, when they have just missed out on a kill, it means if disappointed when hunting। सही है, जवाब ले आओ, पीछे जाओ। They may make movement suggesting what? Very good, Bisma. Suggesting frustration, suggesting frustration। अब आपने देखा कि आपने अपने पैराग्राफ के एंड से फिल इन द ब्लैंक्स को निपटा दिया। 1 2 3 4 5, 5 नंबर आपने 5 मिनट में समेट लेंगे आप, मुझे उम्मीद है। अब आप जा रहे हैं अपने सवाल के पहले हिस्से की तरफ। देखिए, पोलर बियर्स सफर फ्रॉम वेरियस, वही काम करें, दो स्टेटमेंट्स को पढ़िए और उसके बाद अपना स्टेटमेंट पढ़िए। Polar bears suffer from various health problems due to the buildup of fats under their skin। पोलर बियर्स बहुत ज्यादा मसले मसाइल का शिकार रहता है, क्योंकि भाई उनकी स्किन के नीचे बहुत ज्यादा फैट्स होते हैं भाई। देखे, लिखा हुआ है ऐसा कुछ। पोलर bears are becoming increasingly threatened by the effects of climate change। मुझे चाहिए हेल्थ प्रॉब्लम्स, मैं करता हूँ स्मार्ट रीडिंग एकेडमिक के अंदर। तो पहले मैंने कहा हेल्थ की कोई प्रॉब्लम्स नजर आ जाए मुझे, हेल्थ प्रॉब्लम्स, हाँ मुझे नजर आ गई, सफर फ्रॉम डायबिटीज, हार्ट डिजीज। मैं अब इस सेंटेंस को पूरा पढ़ने जा रहा हूँ। ह्यूमंस, humans with comparative levels of adipose tissues would be considered obese and would likely to be suffer from diabetes and heart disease। बताओ ट्रू या फॉल्स। हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू बिल्डअप ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। अच्छा, अब आप देखिए, कुछ लोगों ने नॉट गिवन लिखा, कुछ लोगों ने ट्रू लिखा। आप यहां पर सेंटेंस को हमेशा पूरा पढ़िएगा। मैंने आपसे कहा है सब्जेक्ट और वर्ब बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्या लिखा हुआ है? पोलर बियर सफर्स फ्रॉम वेरियस हेल्थ इश्यूज। वहां क्या लिखा हुआ है? ह्यूमंस विथ कंपैरेटिव लेवल्स ऑफ टिश्यूज। इतना अगर चर्बी इंसानों के अंदर हो तो वो मोटापा, उनको मोटा कहा जाएगा, उनको डायबिटिक हो जाएंगे, हार्ट का मसला हो जाएगा। वो तो कह रहे पोलर बियर सफर फ्रॉम वेरियस हेल्थ इश्यूज, जी नहीं, इंसान। तो ये एक वर्ड अगर मैं हटा दूं तो जवाब आपका ट्रू हो जाएगा। मैंने यहां लिख दिया, उन्होंने पोलर बियर, यहां लिख दिया आप ह्यूमंस, तो ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन वो कह रहे पोलर बियर सफर फ्रॉम हेल्थ इश्यूज, जी नहीं, इट इज एब्सोल्युटली, इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। उनको तो अल्लाह ने दिया है इतना फैट ताकि वो इतनी सर्दी में रह सके। सही है। अच्छा अच्छा, देखो एक बात समझना एकेडमिक वालों, कहां तक पढ़ा तुम लोगों ने? येट, और आखिर में देखो सेंटेंस लिखा है, येट द पोलर एक्सपीरियंस नो सच कॉन्सिक्वेंसेस। पोलर बेयर को ऐसे कोई मसले मसाइल नहीं होते। यहां तक पढ़ के तुमने इसका जवाब दिया है। देखो, कोई भी एक लाइन मत छोड़ना, जब ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन को सॉल्व करो एक एक बात को पढ़ना होता है। अब मैं दो स्टेटमेंट्स पढ़ने जा रहा हूं, ठीक है? चलिए। द स्टडी डन बाय LIU and compared different groups of polar bears। LIU were the first researcher to compare polar bears and brown bears genetically। मैंने दो स्टेटमेंट्स पढ़ लिए, दो स्टेटमेंट्स पढ़ने की आदत डाला करो। कहता है 2014 study by LIU and his colleagues shed light on this mystery। They compared the genetic structure of polar bear with that of their closest relatives। वहां लिखा हुआ है कंपेयर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पोलर बियर्स, वहां लिखा हुआ है
क्लोजेस्ट रिलेटिव्स, बताओ क्या लिखोगे? योर आंसर इज एब्सोल्युटली, पक्की बात है, फाइनल आंसर लॉक कर दे? वेरी गुड, इट इज एब्सोल्यूट। वो कह रहे डिफरेंट ग्रुप्स, वो कह रहे क्लोजेस्ट रिलेटिव्स, तो इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। फिर अब इससे पहले कि आप आगे चले, अपना ये स्टाइल फॉलो कर लेना कि एक स्टेटमेंट और ऐड कर लिया करो, जैसे एक जवाब पे फाइनल आंसर दे दो, सर इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स, तो फिर आगे चलो। पोलर बियर्स आर एबल टू कंट्रोल देयर लेवल्स ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल बाय जेनेटिक मीन्स। आइए, चलिए आगे पढ़िए, 3 और 4 को तलाश कीजिए। कहता है दिस अलाउड देम टू डिटरमिन द जीन्स दे हैव अलाउड पोलर बियर्स टू सर्वाइव इन द टफेस्ट एनवायरनमेंट ऑन द अर्थ। कहाँ लिखा हुआ है ये तलाश करो। फिर वो कहता है LIU and his colleagues found the polar bears had a gene known as APOB which reduces the low density lipoprotein LDLS bad cholesterol by genetic means। और आगे लिखता है a form of bad cholesterol। ये वाली बात आ गई। कहीं तुम्हें मिला वर द फर्स्ट रिसर्चर? दूर दूर तक मिला वर द फर्स्ट रिसर्चर? ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई है। वो डायरेक्ट कहां पर शिफ्ट हो गया? बैड कोलेस्ट्रॉल वाली बात पर शिफ्ट हो गया। सो योर 3 इज नॉट गिवन, ऐसी कोई बात नहीं हुई। वर द फर्स्ट रिसर्चर्स। 4 आपको फौरन मिल गया, बैड कोलेस्ट्रॉल दे वर एबल टू कंट्रोल, लिखा है विच रिड्यूसेस लेवल ऑफ लो डेंसिटी। डॉक्टर फौरन मेरी बात समझ रहे होंगे। सो योर आंसर इज 4, एब्सोल्युटली ट्रू। अब आ जाए फीमेल्स। फीमेल पोलर बेयर्स, तलाश करो फीमेल पोलर बेयर्स। अच्छा देखो, तुम्हें स्मार्ट रीडिंग करने की जरूरत पड़ती है। क्यों? तुम्हारे पास डेटा ज्यादा होता है और आंसर्स उसमें कम छुपे हुए होते हैं। देखो डेटा बहुत सारा है और आंसर सिर्फ 3 है, तो तुम फीमेल्स को तलाश करो। जी सर, मिल गई। अब तलाश करो 6 मंथ्स विदाउट फूड। देखो 6 मंथ्स विदाउट फूड, ये रहा, मिल गया। ये होती है स्मार्ट रीडिंग। अब पढ़ो। कहता है फीमेल पोलर बेयर्स आर एबल टू सर्वाइव फॉर अबाउट 6 मंथ्स विदाउट फूड, ऐसा लिखा हुआ है। कहता है फीमेल पोलर बेयर्स however undergo extreme condition during every pregnancy. Once autumn comes around, these females will dig maternity dens in the snow and will remain there throughout the winter, both before and after the birth of their cubs. This process result in about 6 months of fasting. Subhanallah, 6 महीने बगैर खाए पिए वो अपने डेंस में, अपने बिल में रहती है 6 महीने तक। इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। आ गई बात समझ? अच्छा, ये बात पता चली कि इट वाज फाउंड दैट द बोन्स ऑफ फीमेल पोलर बियर्स वर वीक व्हेन दे केम आउट ऑफ देयर डेंस इन स्प्रिंग। और जब वो 6 महीने अपने बिल से बाहर आई, तो लो भाई, खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था, घुटने जवाब दे गए। घुटनों के जो ऊपर ये होते हैं ना, कैप्स, जवाब दे गए। फिर इंजेक्शन लगे उनको कैल्शियम के, फिर उनके टेस्ट वेस्ट हुए। पढ़ो आगे। कहता है where the female bears have to keep themselves and their cubs alive, depleting their own calcium and calories reserve। बावजूद इसके their bones remain strong and dense। बावजूद इसके उनकी हड्डियां सलामत रही, मजबूत रही। वो तो कह रहे हैं भाई, बाहर निकली तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। आज मेरे घुटने में दर्द बहुत हो रहा है, मेरे घुटने टूट रहे हैं। हर घर की आवाज है। चले भाई, कैल्शियम भी खत्म हो जाता है हमारी फीमेल्स के अंदर, जिस तरह की इन लोगों को मेडिसिन दी जाती है प्रेगनेंसी के बाद और प्रेगनेंसी के अंदर। चले, और फिर एक्सरसाइज है नहीं हमारे रूटीन में। ड्रिंक्स हम लोग दबा कर पीते हैं। 7 अप का एक गिलास आपके जिस्म से 10 गिलास दूध जितना कैल्शियम बनाते हैं, वो एक 7 अप की बॉटल खत्म कर देती है। और जो लोग रोज पीते, सोचे उनकी हड्डियों का क्या हाल होगा। जब भी अक्सर आपने देखा होगा कि somebody falls and
got broken, bones get broken. The polar bear mechanism for mechanism, देखो कीवर्ड अफशा बेटा, जरा मैकेनिज्म का वर्ड तलाश करके तो दिखाइए, जाइए बेटा, मैकेनिज्म का वर्ड सर को तलाश करके दिखाइए पहले। ये रहा, मैंने आपको एकेडमिक वालों को देखे मैं क्या सिखा रहा हूं। अब स्मार्ट रीडिंग, आपको पहले अपने स्टेटमेंट के कुछ वर्ड्स को ढूंढना है, ठीक है, मिल गया। चलो, कहता है इफ द मैकेनिज्म ऑफ बोन रीमॉडलिंग इन पोलर बियर्स कैन बी अंडरस्टूड, द पोलर बियर्स मैकेनिज्म फॉर इंक्रीजिंग बोन डेंसिटी कुड बी यूज बाय पीपल वन डे। अगर इस मैकेनिज्म को समझ लिया जाए, बहुत सारे अपाहिज इंसान और एस्ट्रोनॉट्स इससे आने वाले वक्तों में कुड पोटेंशियली बेनिफिट, फायदा उठा सकते हैं। कुड ऑल्सो बी यूज बाय पीपल वन डे। जवाब बदल गया आपका, थैंक यू वेरी मच, योर आंसर इज एब्सोल्युटली ट्रू। मैंने अच्छा एकेडमिक रीडिंग के अंदर मैंने देखो ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन को कैसे सॉल्व किया, क्योंकि टेक्स्ट ज्यादा होता है आप लोगों के पास, तो आपको अपने कुछ कीवर्ड्स पकड़कर पहले ढूंढ लेने होते हैं, ताकि आप फिर जाकर आप उस सेंटेंस को पूरा रीड करें, बजाय इसके कि इन लाइंस को पढ़ के अपना वक्त बर्बाद करें। यू हैव टू सेव योर टाइम बाय बीइंग स्मार्ट इन रीडिंग, गॉट इट। सो इसी तरह का असाइनमेंट आपको मैं आज फॉरवर्ड करूंगा। नाउ आई एम शिफ्टिंग टू आईएलटीएस स्पीकिंग पार्ट 1।